So hey everyone, if you are watching this, then I am sure you are wondering how I scored 90% in my 12th board examination. So guys, let me take you through my journey, the things I did right and the mistakes I avoided the most, और कुछ ऐसे सीक्रेट्स और कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज जिसने मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया और मेरे इतने अच्छी स्कोरिंग आ गई। आई नो गाइस कि आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसके कारण मैं ये वीडियो को एकदम शॉर्ट बनाने वाली हूँ और इसमें हर एक इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी चीज़ें जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वो सारी कवर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यस, आई वॉज अ टॉपर और इस चीज़ का मैं फ्लेक्स क्यों ना करूँ। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत हार्डवर्क किया था, बेसिकली टॉपर बनने के लिए तो नहीं, बट यह अच्छी स्कोरिंग करने के लिए किया था। और ये अच्छी स्कोरिंग करने का भी मेरा एक मोटिव था। मुझे एक कॉलेज चाहिए था, भोपाल का एक इंस्टीट्यूट आ रही, जिसका नाम आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा और बहुतों ने नहीं भी सुना होगा। तो उसमें एडमिशन का कुछ क्राइटेरिया मेरे 12th स्टैंडर्ड के परसेंटेज पे भी डिपेंड कर रहा था। सो मुझे वहाँ पर एक अच्छी स्कोरिंग करनी, बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे मेरे पेरेंट्स के द्वारा एक ऑर्डर मिल चुका था कि आपको यही कोर्स करना है, इसी फील्ड में जाना है, यही इंस्टीट्यूट लेना है। सो अगर मैं इस साल वो इंस्टीट्यूट नहीं लेती तो मुझे नेक्स्ट ईयर वापस से उस इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई करना होता और मैं अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहती थी, मैं कोई ड्रॉप नहीं लेना चाहती थी। इस वजह से मैंने 12th स्टैंडर्ड में ही बहुत मेहनत करी थी। ठीक है, सो मेरा एक मोटिव था कि मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को भी अगर अच्छे परसेंटेज लाना है तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपना एक मोटिव को सिलेक्ट करना होगा कि आप क्यों चाहते हो इतने अच्छे परसेंटेज लाना, क्यों चाहते हो। अगर आप अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हो तो वो भी आप लोगों का एक बहुत अच्छा मोटिव है। अगर आप कोई सी कॉलेज में लेना चाहते हो जिससे आपको एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और आप अपनी स्टडीज को एकदम फोकस के साथ कर पाते हो। लिटरली इस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी है। आप लोग भी अपना एक मोटिव को फिक्स करो। तो सबसे पहला काम था एक मोटिव सेलेक्ट करना, एक मोटिव फिक्स करना जो कि आप लोगों को करना है। सेकंड पॉइंट में ये है कि आप लोगों को सबसे पहले तो अपने सिलेबस को प्रॉपर वे में समझना है। समझना इन द सेंस कि आप लोगों को ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि ज़्यादा नंबर कैरी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि वो ज़्यादा नंबर कैरी करने वाले चैप्टर्स बड़े होते हैं, डिटेल में होते, डिफिकल्ट होते, तो वो छोड़ देते। तो उनको छोड़ना मत, ठीक है, उनको मत छोड़ना। आप ये सोचो कि अगर आप वो एक चैप्टर को कर लेते हो तो आप सोचो कि कितने सारे नंबर आप कवर कर रहे हो एक ही बार में। एक चैप्टर में अगर मेहनत कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो उस टाइम में, उस मेहनत में आप कितने सारे नंबर भी तो लेकर जा रहे हो उस जगह से। तो ये चीज़ सोचो और हाई वेटेज चैप्टर्स को मत इग्नोर करो, बिल्कुल उसे एकदम ऐसे याद कर लो, ऐसे फिक्स कर लो कि अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन आया तो मैं करके ही आऊँगा या करके ही आऊँगी और इसके जितने भी नंबर होंगे वो सारे मैं लेकर ही आऊँगी या लेकर ही आऊँगा। ठीक है, ये चीज़ फिक्स कर लो। सिलेबस को अच्छे से समझो, इजी चैप्टर्स पहले कर लो। इजी चैप्टर्स करने के बाद आप लोग जो चैप्टर्स आपके ज़्यादा स्कोर को कैरी कर रहा है उसको फिक्स करो और उस पर टूटो, उसको अच्छे से करो। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आप लोगों को क्या रेफर करें हम लोग एनसीईआरटी के अलावा। सो नो नीड टू रेफर एनी अदर बुक। ठीक है, एनसीईआरटी जो है आप लोगों की बाइबल है। आप लोगों को एनसीईआरटी ऐसा रट लेना है कि भाई एनसीईआरटी का आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वर्ड है तो ये वर्ड ये चैप्टर में इस लाइन में लिखा था। लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरा बायो स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो बायो की बुक थी, बायो की एनसीईआरटी थी, मैंने उसे कितनी बार रीड करी मैं खुद भूल गई हूँ। मैं अपने घर का ऐसा एक कोना नहीं होगा जहाँ पर बैठ के मैंने बायो की बुक नहीं पढ़ी होगी। मैंने अपनी जो बायो की एनसीईआरटी है मैंने बहुत पढ़ी और एंड में तो मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा था। बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर्स है हमारे, एप्लीकेशन और प्रोसेस, मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे चैप्टर्स और बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा चैप्टर्स हुआ करते हैं। खैर आता तो मुझे बहुत कुछ था बाकी के चैप्टरों में से भी, बट फिर भी मेरे 2 नंबर काट दिए गए। आई डोंट नो किधर कट गए वो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने मेरा जिस प्रकार से बायो का पेपर लिखा था वो तो भाई एकदम बता नहीं सकती इतना अच्छा। बायो में 100 आउट ऑफ 98 नंबर प्राप्त हुए थे। ठीक है, मैंने इतना अच्छा स्कोर किया था बायो में। सो अभी तक हाँ मैं खुश हूँ, 98 मार्क्स से मैं बहुत खुश हूँ, बट अभी भी वो 2 नंबर मुझे अखरते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि होता है ना कि अगर आपके एकदम आउट ऑफ आ जाते, 100 आउट ऑफ 100 आ जाते मेरे, तो मैं अपने स्टेट में मतलब मेरा कुछ और ही होता कि भाई बायो स्ट्रीम में इस लड़की ने इतनी स्कोरिंग करी है, सो वो एक अलग होता। तो वो मैं चाहती थी, बिकॉज मेरा बायो बहुत अच्छा था गाइस, इतना अच्छा कि मैं नहीं बता सकती। मैंने एनसीईआरटी इतनी बार रीड करी, एनसीईआरटी को अपना सब कुछ समझ लिया था उस टाइम पे। बायो की, सिर्फ बायो की एनसीईआरटी को सब कुछ समझ लिया था। बाकी एनसीईआरटी को भी मैंने पढ़ा था, मैंने केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री का भी समझा था। और फिजिक्स में तो मैंने ज़्यादा एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया था, मैं अपना बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं फॉलो किया था, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा फोकस सिर्फ फॉर्मूलाज पे किया था और उसकी
थ्योरी पे फोकस किया था मैंने, और कुछ डेरिवेशन जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था। न्यूमेरिकल्स में मेरा इतना फोकस नहीं था, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि न्यूमेरिकल्स में मेरा अभी टाइम वेस्ट होगा। ये सोचते सोचते मैं एंड तक आ गई और मैंने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स से फोकस किया ही नहीं, ठीक है। पर एंड में जब कुछ टाइम बचा था तब मैंने सोचा कि मैं इजी न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करती हूँ, और मैं एग्जाम के टाइम पे भी इजी न्यूमेरिकल्स ही प्रिपेयर करके गई थी। मैंने आज तक, मैं बता रही हूँ, लिटरली सही बता रही हूँ, मैंने फिजिक्स में किया था, मैंने फिजिक्स में एंड तक कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं लगाया था, बिल्कुल नहीं लगाया था। एनसीटी एग्जाम के लिए मैंने लगाया था, बहुत मेहनत करी थी उसमें तो, और उसमें एनसीटी एग्जाम में तो इवन मुझे फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मिली थी। सो वो अलग टॉपिक है। हाँ, सो फिजिक्स में मैंने ज़्यादा फोकस फॉर्मूलाज पे किया था, डेरिवेशंस पे किया था, और अपने थ्योरी के क्वेश्चंस पे किया था, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इतनी ही चीज़ों से मेरी बहुत अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस कितने आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर के आएंगे या 15-20 नंबर के आएंगे। 15-20 नंबर तक तो नहीं पहुंचेंगे, शायद तक 10 नंबर तक ही आएंगे, इतने ज़्यादा तो नहीं देंगे वो लोग न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन। तो अपने माइंड में ये चीज़ सेट करके गई थी कि बाकी चीज़ों से आए तो मैं सब करके आऊँगी, डेरिवेशन आए तो मैं सब कर लूँगी। अगर कोई ऐसे न्यूमेरिकल्स आए जिसमें फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला लगा के मैं निकाल पाऊँ वैल्यू, तो इसके कारण मैंने फॉर्मूलाज भी पढ़ लिया था। और उसके बाद डेरिवेशंस तो भाई बहुत अच्छे से कर लिया था, थ्योरी भी बहुत अच्छे से कर ली थी। सो फिजिक्स का मैंने कॉन्सेप्ट ऐसा रखा था। बाकी के सब्जेक्ट्स भी मेरे बहुत अच्छे गए थे, बहुत अच्छी स्कोरिंग हुई है मेरी। सो मैं मेरे 12th के रिजल्ट से एंड तक खुश रहूँगी। मेरी जो लाइफ है उसमें जो मेरी एंड की जर्नी होगी, तब तक मैं अपने 12th के रिजल्ट को याद करके बहुत खुश होती रहूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकती हूँ। 12th में 90% और बायो में 98 नंबर बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्योंकि उस टाइम पे 12th में मेरा लेवल और मेरे लेवल के अकॉर्डिंग मेरे नंबर मेरे लिए बहुत मोर देन इनफ थे मेरे। ये मेरी बात होगी कि मैंने ये प्रिपेयर किया था। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, बिकॉज एंड टाइम पे भी नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा, अब मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, लेकिन एंड टाइम पे नोट्स बनाने मत बैठना आप, ठीक है। कि नोट्स बनाऊंगा फिर पढ़ूंगा, ये सब बकवास बातें हैं। अब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए। आप जब एनसीईआरटी पढ़ने जाते हो तब आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी के बाजू में थोड़ी थोड़ी जगह बची रहती है। जब आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो एनसीईआरटी का, तब वहाँ पर देखो कि उस चीज़ में, उस पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है वहाँ अंडरलाइन करने की जगह आप लोगों को जो बाजू में जगह दी गई है एनसीईआरटी में, वहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख लो, बुलेट पॉइंट जिसे बोलते हैं हम, उसे वहाँ पर उस वे में लिख लो, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप एनसीईआरटी के पेज पलटाओगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। अंडरलाइन का जो सिस्टम रहता है उसमें हम बहुत बार इग्नोर कर देते चीज़ों को, यार इतना बड़ा है कैसे पढ़ेंगे, लेकिन बुलेट पॉइंट जो रहते हैं हम उसको फटाफट देखते हैं, अच्छा ये तो याद है। इसके कारण मैं आप लोगों को बुलेट पॉइंट बनाना सजेस्ट कर रही हूँ कि वो बनाओ, उससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है। मतलब जो आप लोगों को एंड मोमेंट होता है ना, उसमें अगर आप लोग उस बुलेट पॉइंट्स को देख लेते हो तो आप लोगों को सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है। इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ सजेस्ट किया। आप लोगों को 4th चीज़ बता देती हूँ कि 4th चीज़ क्या होती है। 4th चीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, पेपर का प्रेजेंटेशन करना। आप लोगों को पेपर का प्रेजेंटेशन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मैंने अपने पेपर के टाइम पे बहुत अच्छे से पेपर प्रेजेंट किया था, इतने अच्छे से कि मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं एग्जामिनर को अपना जो आंसर शीट है वो रिटर्न करूँ, लिटरली नहीं करता। मैंने बहुत अच्छे से पेपर लिखा था। देखो आंसर शीट अपनी तो है नहीं, गवर्नमेंट की है, तो लो जगह। आंसर शीट को फालतू की चीजें लिख के आप लोगों को नहीं भरना है गाइस, उसमें रिलेटेड पॉइंट्स लिखना, जो चीजें पूछी गई है वो लिखो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी लिखो, तभी नंबर मिलते हैं, वरना नहीं मिलते हैं। एक चीज याद रखना, ये चीज मत करना, अगर पूछा है व्हाट इज योर नेम, तो वहां पर माय नेम इज दिस, ये लिख के नहीं आना है। आपके बारे में आपको डिस्क्राइब भी करना, नाम पूछा है नाम लिखो, लेकिन नाम के साथ साथ अपने बारे में भी लिखो, ठीक है। ये चीज आप लोगों को अपने एग्जाम पेपर में करनी है। अगर एक चीज पूछी है तो वो चीजों के बारे में तो अच्छे से लिखो, जो चीज पूछी है उसका अच्छे से एकदम डिटेल में 1-2 पैराग्राफ में लिख डालो, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें भी लिखो वहां पर, तभी आपको वहां पर नंबर मिलेंगे, ओके। सो ये चीज ध्यान में रखना। और अगर आप एक क्वेश्चन लिख रहे हो उसके बाद एक लाइन छोड़ो, प्रॉपर लाइन ड्रॉ करो, और फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन लिखो। ये आप लोगों का प्रोसेस होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन आप लोगों का पेपर का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और आप लोग ये बात याद रखना, जितनी ज़्यादा कट पिट करोगे ना आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में, उतनी ज़्यादा एग्जामिनर का जो माइंड सेट है आपके पेपर को लेके, आपको लेके वो नीचे गिरेगा कि भाई इसने इतनी कट पिट करके रखी, इसको क्या आता होगा, ये तो ऑलरेडी स्टूडेंट है तो इसको क्या हम नंबर दे। तो ये चीज़ अवॉइड करना, ठीक है। एग्जामिनर आप लोगों की जो कॉपी है वो ये देख के चेक करता है कि भाई इसने तो बहुत नीट एंड क्लीन लिखा है, इसकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो जरूर ये पढ़ने वाला बच्चा होगा, तो उसको फिर उसके अकॉर्डिंग वो नंबर दे देता है। और बहुत बार तो डिटेल में वो सारी चीज़ें पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़ बोली थी, जो भी क्वेश्चन करो आप लोग
ट्राई करना की बात नहीं कर रही हूँ मैं। फिजिक्स में भी कहीं कहीं आप लोगों को डायग्राम लगते हैं, जैसे कि कुछ बता दिया क्वेश्चन तो वहाँ पर आप लोग ड्रॉ करने की कोशिश करना कि हाँ ये सर्कल है, यहाँ से अगर ये मिरर है, यहाँ से अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से उसका जा रहा रिफ्लेक्शन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देते हैं वो लोग, तो वो बनाने की कोशिश करना, उससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। लेकिन मैं बाकी सब्जेक्टों की बात कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आपसे कुछ भी पूछे तो ट्राई करना कि अगर वहाँ पर डायग्राम बन रहा हो तो डायग्राम बनाना। ये चीज़ मैंने अपने हर एक पेपर में करी थी। ये मेरा बहुत, तो डायग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मेरा ब्रह्मास्त्र था। सो मैंने ये चीज़ बहुत ही अच्छे से फॉलो करी थी। जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है उसमें अगर मुझे लग रहा है कि हाँ डायग्राम बन सकता था, मैं वहाँ पर प्रॉपर वे में डायग्राम बना रही थी। ठीक है, सो मैंने अपना पेपर का जो प्रेजेंटेशन था वो एकदम नीट एंड क्लीन रख के रखा था, और जो उसका डायग्राम था, जहाँ पर डायग्राम पूछा जा रहा था वहाँ पर मैं प्रॉपर वे में डायग्राम बना के आ रही थी, और जहाँ नहीं वहाँ पर भी मैं बनाकर ही आ रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग। डायग्राम का नंबरिंग होती है, बहुत अच्छे से होती है, और अगर आप बनाते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई इसको एक्स्ट्रा पता है कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी बात। ये डायग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट है और जो नीट एंड क्लीन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे भी मेरे साथ घटना हुई थी, उसी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर समझ में आया कि मुझे अब इस चीज़ को ध्यान में रखनी है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो मेरा 11th स्टैंडर्ड का रिजल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा खराब आया था, लिटरली गाइस ये बहुत ही ज़्यादा खराब आया था। और ये चीज़, और मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे अगर सोचे कि मैं पहले से टॉपर हूँ और मेरे लिए 90% लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि गाइज मैं कोई टॉपर नहीं थी। मैं टॉपर, हाँ मैं टॉपर थी, पर मैं सिर्फ अपने 12th स्टैंडर्ड में टॉपर थी, उससे पहले मैं कोई टॉपर नहीं थी। मैं भी आप लोगों की तरह एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट थी जिसने 12th स्टैंडर्ड में टॉप किया था। मैं आप लोगों को रियलिटी बता रही हूँ, मेरे जो 11th में जो परसेंटेज थे वो बहुत ही ज़्यादा गंदे परसेंटेज थे, और मेरे जो 12th में परसेंटेज थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे परसेंटेज थे। मैं आप लोगों को मेरा 11th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लेफ्ट साइड शो कर रही हूँ, राइट साइड अपना 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट शो कर रही हूँ। लेफ्ट साइड आप लोग देखोगे कि मेरे 11th में सिर्फ और सिर्फ 70% आए थे, और 12th में मेरे 90% आए थे। सो गाइस 70% पता नहीं कैसे आए, मैंने मेहनत तो 11th में भी बहुत करी थी, बिकॉज मुझे सीनियर्स की तरफ से ये बताया गया था कि जो 11th स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू 12th स्टैंडर्ड। सो मुझे उस चीज़ का डर था और मैंने बहुत मेहनत करी थी, और उस डर के कारण ही मैंने अपना जो पेपर है उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर वे में नहीं किया, जिसके कारण जो मेरे नंबर थे वो डिडक्ट हो गए। ठीक है, सो मैंने ये चीज़ अपने रिजल्ट के टाइम एनालाइज कर ली थी कि अगर मेहनत इतनी करी है, पेपर के क्वेश्चन आते हैं, तो गलती कहाँ हुई है? तो गलती यही हुई थी कि मैंने जो अपना पेपर का प्रेजेंटेशन है उसको प्रॉपर वे में नहीं किया था। और प्रॉपर वे में क्यों नहीं किया था? डर गई थी बिकॉज बहुत लोगों से पता चला था कि 11th में बहुत बच्चों को सप्लीमेंट्री मिलती है। सो सप्लीमेंट्री का खैर मैं हमेशा से ही ठीक ठाक नंबर ले आती थी, लेकिन फिर भी डर लगता है। न्यू क्लासेस में जाते हो तो न्यू डर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो मुझे भी था कि कहीं मुझे तो सप्लीमेंट्री ना आ जाए, सो उस डर के कारण प्रॉपर वे में नहीं कर पाई और मेरे नंबर ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गए। डरने की जरूरत नहीं है, पेपर आ रहे हैं, जाएंगे, बहुत अच्छे से पेपर तो एकदम चिल आउट होके दो, पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छे से देना, और किसी भी चीज़ का टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा तो प्रॉपर वे में आंसर भी नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करना कि उन्होंने पूछा क्या है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि पूछता कोई कुछ है और आप आंसर कुछ और देते हो, बाद में घर आके रिग्रेट होता है यार इसने तो ये पूछा था, हम तो ये लिख कर आ गए, जबकि ये भी आता था। सो ये चीज़ को अवॉइड करना और अच्छे से पेपर लिखना, क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करना। ठीक है, ये मैंने आपको मेरे कुछ चीज़ें बता दी जो मैंने करी थी। और मैंने एक और चीज़ करी थी, नहीं अपने जहाँ मेरा स्टडी टेबल था वहीं पर अपनी जो सामने वाली वॉल थी वहाँ पर मैंने स्टिकी नोट्स स्टिक करे थे, जिसपे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखे थे जो मुझे याद नहीं होती थी और जिन्हें बार बार मैं देखूँ और मुझे वो चीज़ बार बार रिकॉल हो और मैं उसे अच्छे से ध्यान से याद रख सकूँ। तो ये चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी थी मेरे एग्जाम हॉल में। तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ, अगर कोई सा ऐसा फार्मूला है या फिर ऐसा फार्मूला क्या बहुत सारे फार्मूलाज है, किसी चीज़ की ऐसा यूनिट है या फिर कुछ कोई सा भी वर्ड हो, कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप लोग आपके स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको चिपकाना है वहाँ पर आप चिपका सकते हो, ताकि आप उसे बार बार देखो तो आपको वो चीज़ बार बार देखो, तो आप उस चीज़ को बार बार देखो तो वो चीज़ आप लोगों को बार बार रिकॉल हो, आप बार बार उसे रीड करो तो वो आपको याद होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, बट मैंने शॉर्ट में आपको मेरी हर एक चीज़ बता दी, जो भी नेसेसरी चीज़ आप लोगों को बताने की थी मैंने सब कुछ बता दिया। सो गाइस प्रिपेयर वेल और अच्छे से पेपर देना और बहुत मेहनत से पेपर देना। अभी तक मोटिव नहीं बनाया तो बनाओ। आप लोगों को पता है मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए था, इसके कारण मेहनत करी। ठीक है, लेकिन अच्छा इंस्टीट्यूट तो नहीं मिला खैर, और उसका पीछे दूसरा रीज़न है, वो उसके बेसिस पे वहाँ पर एडमिशन होना ही बंद हो गया था। ठीक है, तो उसके कारण मुझे वो इंस्टीट्यूट नहीं मिला।
कोई सा और रीज़न था वो, ठीक है। बट नहीं मिला तो क्या हुआ, वो रिज़ल्ट देखकर मेरे पेरेंट्स इतना खुश हुए थे कि मैं आपको नहीं बता सकती। इवन मेरी पेपर में फ़ोटो आई थी मेरे बारे में, मेरे पापा के बारे में, मतलब मेरे साथ मेरे पापा का नाम लिख कर वहाँ पर प्रॉपर वे में लिखा था ये स्टूडेंट ने इतने नंबर प्राप्त किए हैं और इसने यहाँ टॉप किया है, वो किया है। सो वो चीज़ इतनी अच्छी थी। मेरे पापा ने वो पेपर की कटिंग को अपने व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट को पर्टिकुलरली हर एक पर्सन को शेयर करी थी। वो खुशी एक अलग ही लेवल की थी, वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाऊंगी कि मुझे उस चीज़ से कितनी खुशी मिली थी। जितना तो मुझे रिजल्ट देख के नहीं हुआ, उतना मुझे मेरे पापा को जब वो प्राउड फील कर रहे थे और वो पर्टिकुलरली हर एक कॉन्टैक्ट में जाके वो चीज़ शेयर कर रहे थे तब हुई थी। पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना एक बहुत ही अलग लेवल का जो हिट होता है। तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई करो अपनी लाइफ में। आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने की, तो उसे मिस मत करो गाइस। लिटरली मैं बता रही हूँ, मिस मत करो। अगर बच्चा सोच रहा है साल भर मेहनत नहीं करी तो अब क्या ऐसा कर ले कि हम लोग भी ऐसा अच्छे नंबर ला सके, तो अभी तक आपका पेपर तो नहीं हुआ है, होप मत छोड़ो, अच्छे से पेपर दो, एकदम अच्छे से पेपर दो, सब कुछ अच्छा होगा, एकदम चिल आउट रहो। बस कोशिश करना हाई वेटेड चैप्टर्स को फटाफट से निपटा लो, जितने सिंपल चैप्टर्स हैं वो सब निपटा लो, ठीक है। इतने में तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स पे टाइम वेस्ट मत करना, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो टाइम वेस्ट मत करना, अभी थ्योरी पे फोकस करना, ठीक है। थ्योरी से भी आप लोग बहुत ज़्यादा नंबर कवर कर लोगे। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है कि कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा हाई वेटेज का है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।